बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जब अपनी बेटी के घर पहुंची उसे सरप्राइज़ देने के लिए, तो वह आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक-एक करके दो आदमी मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहे थे। वो बेचारी तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती और ना उसे ये पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मेरे जमाई को सब कुछ पैसे देकर जा रहे थे। फिर जब मैंने थोड़ी दूर नज़र डाली तो वहाँ एक ऐसा शख्स भी देखा जिसे देखकर मेरा खून और खौल उठा। मेरा नाम आशा है। मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ बाहर काम करने भी जाती थी। मेरी एक छोटी सी बेटी थी जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। ना तो कुछ बोल सकती थी और दिमाग भी थोड़ा कम था। बचपन में जब आद्या हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई ना तो वह कुछ बोल पाई और और दिमाग से भी कमज़ोर हो गई थी। मेरे पति ने उसको हर जगह दिखाया था, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में धक्के खाए, पर सबने इसे देखकर यही कहा, अब शायद ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। हमने इसे ज्ञानी पंडितों के पास भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने भी भगवान के आश्रय ही छोड़ दिया। अध्याय के बाद हमने दूसरा बच्चा भी नहीं किया था। उस इसे ही अपनी पूरी जिंदगी मान लिया था। मगर पता नहीं हमारी कौन सी बुरे कर्म हमारी बेटी को भोगना पड़ा था। अब तो बस उसे किसी भी तरह से समझदार बनाना था, क्योंकि काफी बार उसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से छेड़ा था और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह टच क्या होता है, इज्जत क्या होती है, उसे जरा भी नहीं पता था। और हर वक्त हम तो उसके साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमने उसे एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया था, जिससे वह नॉर्मल काम तो अपने आप खुद से ही कर सके। मुझे और राहुल को आद्या की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसका शरीर एक जवान खूबसूरत शरीर में ढलता जा रहा था। उसमें भले ही कमी थी, लेकिन उसका रूप रंग बेहद ही खूबसूरत था। इसलिए मेरे पति ने उसे लड़कों जैसा बनाना चालू कर दिया, ताकि किसी की गंदी नज़र जल्दी से उस पर ना पड़े। आद्या अब 24 साल की हो गई थी। काफ़ी काम वो अपने आप से ही कर लेती थी। एक बार मैं और आद्या घूमने के लिए बाहर गए। वहाँ पर हमारी मुलाकात निदास से हुई। वो भी घूमने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, पर पता नहीं कैसे उसने आद्या को पहचान लिया कि वो एक लड़की है। उसके उसकी और हमारी मुलाकात सामान की अदला बदली से हुई थी, जब से ही वो हमारे साथ ट्रिप पर था। पर मेरा और आद्या का पूरा ख्याल रख रहा था। उसने एक पल को भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो एक अनजान आदमी है। और वह आद्या को जिस तरह से संभाल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि आद्या के पागलपन से उसे जरा भी कोई परेशानी थी। जो चिंता मुझे आद्या के बचपन से ही सता रही थी, हमारे जाने के बाद हमारी बेटी का कौन ध्यान रखेगा। अब निराश को देखकर मुझ में उम्मीद जाग गई थी। शायद मेरी बेटी के लिए भी भगवान ने किसी को बनाकर भेजा था। मैंने निदाश का नंबर ले लिया था। ट्रिप खत्म होते ही हम जैसे ही अपने घर पहुंचे, मैंने अपने पति को निदाश के बारे में बताया, पर उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। भला कोई नौजवान आदमी हमारी बेटी को क्यों अपनाएगा, जब उसे एक नॉर्मल लड़की मिल सकती है। फिर वो भला एक गूंगी और पागल पागल लड़की के साथ जीवन साथी क्यों बनेगा। मेरे पति ने निदाश से दोबारा मिलने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरे मन में जो उम्मीद थी, एक बार मैं बस अपने कानों से और निदाश के मुंह से सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने मिलने का बिना बताए अपने पति को उससे मिलने का सोचा। आद्या को लेकर निदाश को मिलने के लिए चली गई, मगर वहां जाकर कुछ उल्टा ही हुआ। निदाश अपनी मम्मी को पहले से ही लेकर आया हुआ था और उसने मुझसे आद्या का हाथ तुरंत ही मांग लिया। मैं तो उसे पहले से ही पसंद कर चुकी थी। मैंने जरा ना देर लगाई और फौरन हामी कर दी। यह फैसला जो मैंने बिना सोचे समझे लिया था, मुझे इसका हर्जाना इस कदर भुगतना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। घर आकर जब मैंने आद्या के पापा को यह बात बताई तो उन्होंने पहले निदान से मिलने के लिए बोला। क्या पता हमारी बेटी हमारे जैसा ही ध्यान रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। मैंने जरा ना देर कही और अगले दिन ही निदांश को अपने घर पर बुला लिया। उसकी चिपड़ी चिपड़ी बातों ने राहुल का भी दिल जीत लिया। अब तो बस अपनी बेटी को दुल्हन बनाने का देखने का मन था।
हमारे दिमाग ने तो जैसे काम ही करना बंद कर दिया था। ना ही निदाश के बारे में कुछ पता किया, बस उसकी बातों में आकर सारे काम विश्वास पर करते गए। आखिरकार हमने आद्या की शादी करवा दी और उसे अपने ससुराल भेज दिया। निदांश ने जो हमसे वादा किया था, उसी वादे पर हमने विश्वास विश्वास कर लिया था। शादी के पूरे 6 महीने हो गए थे। हमने बस आद्या से वीडियो कॉलिंग पर ही बात करते थे। काफी दिन होने के बाद मैंने और राहुल ने आद्या को सरप्राइज देने का सोचा और उसके घर पर पहुंच गए। वहां जाने के थोड़ी दूरी पर ही 4-5 लोग कुछ कुछ हाथ में खिलौने लेकर खड़े थे और एक एक करके अंदर जा और एक अंदर से बाहर आ रहा था। निधांश बाहर कुर्सी पर ही बैठा था और उसकी माँ भी बड़े ही अजीब से गंदे कपड़े पहनकर बैठी थी, जैसी कि वो कोई बाजारू औरत हो। हम जब निदांश के पास पहुंचे तो निदांश हमें देखकर चौंक गया और वहां से तुरंत भाग गया। हम दोनों को कुछ भी समझ ही नहीं आया। उसकी माँ भी रफू चक्कर हो गई। जब हमने अंदर जाकर देखा तो हमारा दिल दहक गया। निदांश हमारी बेटी को पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उससे धंधा करवा रहा था। जिस जगह हम खड़े थे वो एक कोठा था। हमने अपनी बेटी का हाथ एक गलत हाथ में सौंप दिया था। मेरी बेटी तो दिए हुए सामान को पकड़ कर ही लेटी हुई थी और इधर एक एक करके आदमी उसकी इज्जत लूट रहे थे। मेरे पति से तो यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद ही वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जाने से पहले ही उन्हें ऋषभ, निदांश और उसकी माँ को सजा दिलाकर गए थे। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, पर शायद राहुल अपने आप को भी इन सब का दोषी मान रहे थे। भला कैसे हमने एक विश्वास पर एक आदमी को अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया। आधे के साथ पूरे 6 महीने पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। उसकी माँ भी कोठे वाली थी और वो हर तरीके से लड़कियों को फंसाकर उनसे यह काम करवाता था। मैं तो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अब बस अपनी बेटी को किसी के हाथों में नहीं सौंपना। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए करके जाऊंगी, ताकि उसे इस गंदी दुनिया से बचा सकूं। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। अगर आपको मेरी कहानी से जुड़ी कुछ भी बातें करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी कहानियों से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।